नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे जितनी भी परिभाषाएं दी हुई हैं। यहाँ पे आप ये मत देखिए कि इसमें शैशवावस्था से संबंधित परिभाषाएं हैं। जितनी भी आज तक परिभाषाएं किसी भी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, टेट, सी टेट और या अदर स्टेट एग्ज़ाम में, सारी परीक्षाएँ, सारी जो जितने भी मान लीजिए परिभाषाएं हैं, टोटल आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, सुपर टेट की भी वैकेंसी आने वाली है उत्तर प्रदेश में, और सी टेट अभी तक टेट हुआ नहीं है, तो काफ़ी छात्र मान लीजिए उसमें परेशान हैं। इसलिए उम्मीद है कि टेट होने के बाद ही आएगी। तो दोस्तों जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन श्योर है आना, एक कम से कम एक, तो वो तो आप कम से कम कंप्लीट ही कर लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो दोस्तों पहली परिभाषा है क्रो एवं क्रो महोदय के अनुसार। इन्होंने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। तो जो 20वीं शताब्दी है, बालक की शताब्दी है, ये किसने कहा है? क्रो एवं क्रो महोदय के द्वारा कहा गया है। और फिर आगे देखते हैं, फ्राइड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो दोस्तों इसके जैसे ट्रिक से आप याद रखना चाहें, इन्होंने कहा है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। तो देखिए 4 या 5 वर्षों में कोई कुछ कैसे बन सकता है? देखिए ट्रिक है दोस्तों, अन्यथा में नहीं लीजिएगा। 4 या 5 वर्षों में कोई कुछ कैसे बन सकता है? यानी इन्होंने जो 4-5 वर्ष कहा है, ये हमें फ्रॉड लगता है। और बाकी दोस्तों ट्रिक है, अन्यथा में नहीं लीजिएगा। और वाटसन के अनुसार, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। वाटसन के अनुसार इन्होंने कहा, मुझे एक नवजात शिशु दे दो, क्या? सन दे दो, नवजात शिशु या सन दे दो, मैं उसे जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। आगे देखते हैं दोस्तों, बाल्यावस्था का है। और सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। इसकी जो मेन हेडिंग है, जीवन का अनोखा काल। बाल्यावस्था क्या है? ये जीवन का अनोखा काल कहा गया है इसको। और आपको तो ये मालूम है कि जीवन का अनोखा काल कहा गया, लेकिन किसके द्वारा कहा गया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, कॉल एवं ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। माता पिता के लिए जो है बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। आगे देखते हैं रॉस के अनुसार, रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है, का काल बताते हुए कहा कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ मिथ्या परिपक्वता का काल रॉस महोदय ने कहा है कि ये जो यहाँ बालक मिथ्या ही परिपक्व बनता है, यानी वो अपने आप को एकदम परिपक्व समझने लगता है। जो बाल्यावस्था में जो होता है, किशोर अपने आप को परिपक्व समझने लगता है। और आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है क्रो एवं क्रो की परिभाषा है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार है, जर्सील्ड के अनुसार, किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर जाता है। यहाँ इन्होंने क्या कहा? किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर जाता है। आगे किलपैट्रिक के अनुसार, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो जीवन का सबसे कठिन काल है किशोर अवस्था। अगर इसमें आपको जैसे ट्रिक से याद रखना है, तो जीवन का इन्होंने सबसे कठिन काल कहा है। भाई कोई चीज़ कठिन आपको कब लगेगी? जब कहीं आपको ट्रिक नहीं मिलेगी कोई, तो वो कठिन लगेगी। तो ऐसे याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, ये है स्टेनले हॉल महोदय ने कहा है। और किशोर अवस्था संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो दोस्तों किसने कहा है किशोर अवस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की आवश्यकता है? तो ये स्टेनले हॉल महोदय ने कहा। दोस्तों इसको जैसे आपको ट्रिक से याद रखना है, तो इसकी ट्रिक आपको हम बताए दे रहे हैं। तो अगर आपको दोस्तों हॉल में बंद कर दिया जाए, कोई मान लीजिए हॉल है, कमरा है, बंद कर दिया जाए, 2-4 दिन आपको वहाँ से निकलने ना दिया जाए, वहीं आप बंद रहेंगे, तो फिर आप वहाँ क्या करेंगे? तनाव में हो जाएंगे और विरोध करने लगेंगे। हाँ, और आपके अंदर एक तूफान लगेगा कि इतना संघर्ष कर डालें, इस हाल को तोड़कर निकल जाएं। तो जब भी आपको हाल में बंद किया जाएगा, तो आप में सबसे पहले 2-4 दिन बंद रहेंगे तो तनाव आ जाएगा, विरोध करेंगे कि भाई मुझे निकालो, तूफान की तरह आपके अंदर गुस्सा आएगा और आप संघर्षरत हो जाएंगे हाल से निकलने के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों, बिग व हंट के अनुसार,
किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं, इन्होंने एक शब्द परिवर्तन। तो किशोर अवस्था की विशेषताओं को एक ही शब्द के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, वो क्या है? परिवर्तन। कैसे याद रखेंगे? या किशोर अवस्था की विशेषताओं को एक शब्द से अगर व्यक्त किया जाएगा तो वह शब्द कैसा होगा? वह शब्द बिग होगा, वो बहुत बड़ा शब्द होगा, और परिवर्तन है। हाँ, तो बिग से याद रख लीजिए। किशोर अवस्था की समस्त विशेषताओं को बिग, कोई बड़ी चीज़ के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, तो वो परिवर्तन। आगे वैलेंटाइन के अनुसार अगली देखते हैं दोस्तों। वैलेंटाइन किशोर अवस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय, इन्होंने कहा है किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। यानी किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जब बालक शैशवावस्था से बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर जाता है, किशोर अवस्था में रहता है। तो किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। यानी यहाँ पर बालक जो चाहे वो बन सकता है, वो एक अपराध की ओर, इसमें अपराध की ओर जाने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, किशोर अवस्था में है। किशोर अवस्था में अगर उसको गलत संगत मिल गई तो उसको अपराध की तरफ खींच ले जाएगी। आगे देखते हैं। और देखिए वैलेंटाइन, अब जैसे आप मान लीजिए इसको ट्रिक से आप याद रखना चाहते हैं, तो भाई वैलेंटाइन डे अगर जो मनाएगा तो वो तो आज के समय में अपराध है। वैलेंटाइन अपराध है, एक मान लीजिए अपराध नहीं है दोस्तों, लेकिन एक सामाजिक परिवेश में एक ग्रामीण इलाका या मान लीजिए जो भारत की संस्कृति है, वहाँ तो इसी प्रकार से देखा जा रहा है। जैसे योगी आदित्यनाथ ने मान लीजिए टास्क फोर्स एंटी रोमियो गठित किया था, तो एक अपराध ही मान लीजिए, एक ट्रिक के आधार पे आप ऐसे याद रख सकते हैं। और आगे चलते हैं। ब्लेयर, जॉन्स एवं सिम्पसन के अनुसार किशोर, और अब इसको देखते हैं। किशोर महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। यानी किशोर महत्वपूर्ण बनना चाहता है, समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। ये किसके हैं? ब्लेयर, जॉन्स एवं सिम्पसन। आगे चलते हैं दोस्तों। कोले सनिक के अनुसार किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। तो इसको दोस्तों किशोर प्रौढ़ों को यानी बड़ों को जो है अपने मार्ग की बाधा समझता है। तो जैसे इसमें कैसे दोस्तों ट्रिक से याद रखेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कॉल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉल लिखा हुआ है। यानी कि जब भी आप मान लीजिए कॉल करने से आपको मना किया जाएगा तो आप समझेंगे कि आप भाई कॉल करेंगे, कहीं बात करते हैं, आप बहुत बात करते हैं, तो माता पिता आपको मना करेंगे, प्रौढ़ जो हैं घर के मना करेंगे कि ये कहाँ कॉल करते रहते हो, कहाँ कॉल करते रहते हो, तो आप उसको बाधा समझने लगते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ट्रिक से याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। दोस्तों ये किसने कहा है? ये कहा है किर्कपैट्रिक महोदय ने। किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल, भाई किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल कैसे है भाई? क्योंकि यहाँ पे आपको कठिन काल, सब कोई ट्रिक नहीं काम करती है भाई। आप किशोर अवस्था कितने समय से है? 12 साल से 17-18 साल की होती है, 12 से 17-18 की होती है। वहाँ पे आपको ट्रिक इसलिए नहीं काम करती कि वहाँ पर आपको सब मतलब आंसर जो भी देने होते हैं लिख के देने होते हैं, और वहाँ पे इतना दिमाग नहीं रहता है, तो इस ऐसे याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। भैया किसकी है आप बताइए? भाई किशोर अवस्था है, और उसको जब एक शब्द के रूप में व्यक्त किया जाएगा तो बिग शब्द होना चाहिए। तो बिग एवं हंट, और 2011 में आई है झारखंड टेट में। आगे चलते हैं दोस्तों। नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिस पर अनुभव लिखा जा सकता है। ये जॉन लॉक महोदय ने कहा है। किसने? जॉन लॉक ने। यानी एक ऐसा कोरा कागज है जिसमें आप अपने अनुभव को लॉक कर सकते हैं। कोरा कागज है जिसमें आप अपने अनुभव को लॉक कर सकते हैं, या एक मतलब ऐसे ट्रिक से आप याद रख लीजिए, एक ऐसा कोरा कागज है, माने
नवजात शिशु उसे कुछ भी बनाया जा सकता है, ये इनके द्वारा कहा गया है। और उर्वरत के द्वारा, उर्वरत की परिभाषा क्या है? मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, उर्वरत की है, इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। संवेग तथा संवेग का अर्थ एवं परिभाषाएं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप जान सकते हैं, यहाँ यूपी टेट में भी आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, व्यक्ति की जो उत्तेजित दशा है वह संवेग है। आगे देखते हैं जयशील ने क्या कहा है। जयशील महोदय ने, किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने, उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। भाई ये देखिए, अगर किसी भी प्रकार के आवेश में आना, भड़क उठना, उत्तेजित हो जाने की अवस्था क्या है? संवेग है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। संवेग व्यक्ति के गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है, ये उर्वरत का है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कुछ परिभाषाएं हैं जो कुछ मिलती जुलती हैं और कन्फ्यूजन पैदा कर सकती हैं आगे चल के आपको पेपर में, इसलिए अच्छे से इनको पढ़िए। सामाजिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा। तो हरलाख महोदय ने क्या दी है सामाजिक विकास के संबंध में? सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। आगे देखते हैं सॉरेंसन के अनुसार, सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का तात्पर्य है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता वृद्धि। आगे चलते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण को बाहरी शक्ति किसने कहा है? रास महोदय ने। बाहरी शक्ति क्यों कह दिया इन्होंने? क्योंकि इनको कोई बात रास नहीं आई, ऐसे आप ट्रिक से याद रख लीजिए। वातावरण को बाहरी शक्ति आप कब कह देंगे? जब आपको अच्छी नहीं लगेगी तो कहेंगे भाई वो बाहरी शक्ति है ना। वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है, एनास्टासी के द्वारा देखते हैं, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। तो वातावरण जो है जीन्स को छोड़कर अन्य हर चीज़ को प्रभावित करती है। आगे देखते हैं दोस्तों। व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं गुणनफल है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, व्यक्ति जो है वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं गुणनफल है। तो यानी आप ये अच्छे से याद रख लीजिएगा, व्यक्ति जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण का योग नहीं गुणनफल है। और देख सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंट है, आ चुकी है। उर्वरत तथा ये किसकी कही गई है? ये उर्वरत तथा मार्क्यूस के द्वारा कही गई है। आगे देखते हैं लैंडिस महोदय ने क्या कहा है। वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है। इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। वंशानुक्रम हमें कार्यशील पूंजी देता है, परिस्थिति हमें इसको निवेश करने का अवसर प्रदान करती है। ये लैंडिस महोदय के द्वारा कहा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। ये जेम्स टेबर की परिभाषा है। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। यानी माता पिता के जो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं हैं उनका उनके पुत्रों में आना, संतान में आना, यही वंशानुक्रम है, ये ड्रावेयर ने कहा है। और आगे देखते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये जीन पियाजे ने कहा है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक किन्होंने कहा है? तो ये जीन पियाजे के द्वारा कही गई है और सीटेट में 1 to 5 में आ चुका है 2016 में। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषाएं मिल जाएंगी दोस्तों। कहाँ चला गया, रुकिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इनको देख लेते हैं। बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषाएं, बुद्धि के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो जैसा कि आप पहले देख सकते हैं, बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषाएं। बोरिंग के अनुसार, बोरिंग ने क्या कहा इसके विषय में? बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, ये बोरिंग महोदय ने कहा। बकिंघम इनकी इम्पोर्टेंट है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बकिंघम के महोदय द्वारा कही गई है। और वुडवर्थ महोदय के अनुसार
बुद्धि कार्य करने की विधि है। आगे देखते हैं टर्मैन के अनुसार, टर्मैन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ये देखो यूपी टेट एमपी टेट 2013 2019 में आ गया। तो कोई भी क्वेश्चन देखो अगर वो कहीं ना कहीं आया है तो बिल्कुल उसको आने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि वो अगर एग्जामिनर ने उसको कहीं दिया है तो कुछ ना कुछ उसमें ऐसी विशेषताएं हैं जो हमें सीखने के जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, तभी वो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। विनय महोदय की देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। आगे चलते हैं दोस्तों, रायबन महोदय ने क्या कहा है? बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। आगे चलते हैं, थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया की शक्ति ही बुद्धि है। और स्टर्न महोदय के अनुसार क्या कहा गया है? बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को समझबूझकर समायोजित करता है, और ये 2012 में आर्टेट में आ चुकी है। और गाल्टन महोदय ने क्या कहा? वेरी इंपॉर्टेंट है इनकी, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, यह कथन किसका है? यह टर्मन का। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव कौन मानते हैं? टर्मन मानते हैं। आगे है, गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, व्यक्तित्व से संबंधित है। गिलफोर्ड ने व्यक्तित्व को गुणों का समन्वित रूप कहा है। आगे देखते हैं, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक दोस्तों ये परिभाषा पूरी नहीं है, तो हम इसको किसी अन्य वीडियो में या कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देंगे। और आगे देखते हैं, भाषा अर्जन की जन्मजात एवं मस्तिष्क की अंतर्निहित क्षमता होती है। भाषा अर्जन की जन्मजात एवं मस्तिष्क की अर्जित क्षमता होती है। ये किसने कहा है? नोआम चॉम्स्की के द्वारा कहा गया है। भाषा अर्जन की जन्मजात एवं मस्तिष्क की अर्जित क्षमता होती है। भाषा को इन्होंने जन्मजात एवं अर्जित दोनों कहा है, अंतर्निहित है होती है। और आगे देते हैं, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्रो महोदय के द्वारा कहा गया है। यूपी टेट 2014-17 और सी टेट 2015 में आया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों, और स्मृति से संबंधित परिभाषाएं हैं। उडवर्थ के अनुसार स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। सीधी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, उडवर्थ के अनुसार। मैकडूगल के अनुसार क्या है? स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीत के अनुभव हैं। ये मैकडूगल के अनुसार है। और स्काउट के अनुसार क्या है? स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। स्काउट क्या है? स्काउट महोदय ने कहा है स्मृति को एक आदर्श पुनरावृत्ति है। आगे देखते हैं दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों, वो विस्मृति से थी और वो स्मृति से थी और ये विस्मृति से हैं। विस्मृति में फ्राइड महोदय ने कहा है और 2016 में आ चुका है। विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों का स्मृति से अलग कर दिया जाता है। इसको आप याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। मन महोदय के अनुसार सीखी हुई बातों को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, उडवर्थ महोदय ने क्या कहा है? और उडवर्थ महोदय ने कहा, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार देखते हैं, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। इन्होंने कहा है अधिगम के विषय में क्या है? अधिगम जो है प्रशिक्षण एवं परिणाम स्वरूप, अधिगम जो है अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। स्किनर के द्वारा देखते हैं, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। दोस्तों ऐसा भी आ सकता है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन है। इसके द्वारा कहा गया, स्किनर के द्वारा कहा गया। आगे देखते हैं,
गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। तो इसको दोस्तों अगर आपको ट्रिक से याद कर रखना है तो एक ट्रिक है छोटी सी कि भाई अगर आप कभी फोर्ड गाड़ी देखते हैं तो आपके व्यवहार बदलने लगते हैं तुरंत देख के कि भाई बहुत अच्छी गाड़ी है और ऐसा है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अनुभव और प्रशिक्षण, और ये कहाँ जाएंगे? गेट से विद्यालय लेने। अनुभव और प्रशिक्षण, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, स्किनर के द्वारा कहा गया है। उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। आगे देखते हैं दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित है। डॉक्टर डब्ल्यू एलन के अनुसार यह शिक्षण का लघु रूप होता है, इसमें कक्षा का आकार तथा समय कम होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है, और ये रास महोदय ने कहा है, 2014 टेट में आ चुका है। और आगे देखते हैं। समस्या समाधान लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक प्रतीत होने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ये स्किनर के महोदय के द्वारा कहा गया है और शायद रिपीट हो गया गुड महोदय के अनुसार। और ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की योग्यता है। तो दोस्तों इसको आप जैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। जब आप किसी कार्य को, कोई भी कार्य है, अभिप्रेरणा को इन्होंने क्या कहा? किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने। जब आप किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं और उसको जारी भी रखते हैं और नियंत्रित कर लेते हैं तो ये बहुत गुड बात हो जाती है, बहुत अच्छी बात हो जाती है। ये प्रारंभ कर लिए, हाँ, और उसको जारी रखे हुए हैं और नियंत्रित भी रखे हुए हैं, तो वह गुड बात है। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन महोदय के अनुसार प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती हैं। ये ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन महोदय ने कहा है। तो दोस्तों यहीं से ये परिभाषाओं का जो है वीडियो समाप्त होता है। तो दोस्तों इतनी परिभाषाएं आप पढ़ के जाइए, नहीं याद होती हैं दोस्तों, एक बार में किसी को नहीं याद होती हैं, तो पूरा वीडियो देखिए। और इनकी इम्पोर्टेंट कितनी है ये आप देख सकते हैं। जहाँ भी आप देखेंगे कोई न कोई एग्ज़ाम में सारी परिभाषाएं आई हुई हैं। तो इसलिए दोस्तों इनको अच्छे से याद कर लीजिए, वीडियो को रिवाइज करिए। दोस्तों किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ नहीं अच्छा लगता है और जो कुछ सुधार हो सकता है कमेंट कीजिए, उसको हम करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।